हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक जापानीज प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर रात के 11 बजे उड़ान भर रहा था। तभी पायलट्स को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी अगले 1 घंटे तक प्लेन का पीछा करती है और इसी दौरान पायलट्स को ये पता चलता है कि ये रोशनी असल में एक UFO है। क्या इस प्लेन पर UFO ने अटैक किया या फिर ये सही सलामत लैंड कर गया? आइए समझते हैं इस सच्ची घटना को बिल्कुल ही आसान शब्दों में। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 17 नवंबर 1986 जापान एयरलाइन कार्गो फ्लाइट 1628, लोकेशन पेरिस एयरपोर्ट। यहाँ पर बोइंग 747 का एक विशालकाय विमान में सामान लोड किया गया। इस प्लेन को जापान एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। फ्लाइट का नाम था JAL फ्लाइट 1628। इस प्लेन को कैप्टन कांजी तेरुची उड़ा रहे थे। इनके साथ एक को पायलट भी मौजूद थे। ये दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। लगभग 20 सालों से ये प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, बस हल्के हल्के बादल दिखाई दे रही थी। इसके अलावा रात के अंधेरे में पेरिस की रोशनी जगमगा रही थी। प्लेन को पेरिस से नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जिसे आज टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रात के 10:30 बजे ATC ने फ्लाइट 1628 को टेक ऑफ परमिशन दिया। कुछ ही देर में यह प्लेन रनवे पर रन करते हुए हवा से बातें करने लगा। ऊपर टिमटिमाते तारे और नीचे घरों में जगमगाती रोशनी, हल्के हल्के बादल। ये दृश्य बहुत ही आनंदमय थी, पर जल्द ही आगे सब कुछ बदलने वाला था। धरती से 35,000 फीट ऊपर रात के करीब 11 बजे फ्लाइट 1628 उड़ते हुए जा रहा था। तभी अचानक उन्हें 2 लाइट्स दिखाई देती है। ये रोशनी क्या थी? नो आइडिया। थोड़ी देर इस लाइट को गौर से देखने पर यह पता चला कि ये रोशनी ना सिर्फ चमक रही है, बल्कि ये प्लेन के साथ साथ फ्लाई भी कर रही है। ये रोशनी हमारा पीछा कर रही है। ऑलमोस्ट 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इस नजारे ने कैप्टन को चौंका दिया कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर कोई दूसरा प्लेन भी होता तो उसकी लाइट ऐसी नहीं होती। इनफैक्ट 20 साल के करियर में उन्होंने कभी भी ऐसी लाइट के पैटर्न को नहीं देखा। कैप्टन ने तुरंत ATC को कॉल किया और पूछा कि क्या हमारे प्लेन के आसपास कोई दूसरा प्लेन फ्लाई कर रहा है। ATC के जवाब ने कैप्टन को हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि आपके एयर स्पेस में फ्लाइट 1628 एक लौता प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है। कैप्टन ने आगे नोटिस किया कि ये रोशनी न सिर्फ फ्लाई कर रही है, बल्कि ये अपने जगह से भी मूव कर रही है, कभी ऊपर नीचे तो कभी दाएं बाएं। ऐसा लगभग 10 मिनटों तक चलता रहा और 10 मिनट बाद फ्लाइट 1628 उस रोशनी के काफी करीब पहुंच गया। इतने करीब से देखने के बाद पायलट को ये बिलीव हो गया कि ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक UFO है जो पिछले 10 मिनटों से हमारा पीछा कर रही है। अब क्योंकि फ्लाइट 1628 उस UFO के काफी करीब पहुंच चुका था, इसलिए कैप्टन ने उस UFO के शेप और साइज को ऑब्जर्व करने लगा। इस घटना के बाद उन्होंने एक स्केच भी बनाया जो कुछ ऐसी दिखती थी। कैप्टन ने देखा कि ये UFO स्क्वायर शेप में था, जिसके दोनों साइड सिलेंड्रिकल शेप में रोशनी दिखाई दे रही थी और बीच में डार्क। कैप्टन ने यह भी अंदाजा लगाया कि उस UFO का साइज लगभग DC-8 के प्लेन के साइज का होगा, जो कि लगभग 150 फीट होता है। आने वाले 5 मिनटों में ये रोशनी लेफ्ट की ओर जाने लगी और करीब 15 मिनटों बाद ये प्लेन से बहुत दूर चला गया। दोनों पायलट्स इस अनदेखी अनजानी रोशनी से बिल्कुल अनजान थे। तुरंत ही उन्होंने ATC को कॉल किया और पूछा कि क्या आसमान में हमारे अलावा कोई दूसरा प्लेन भी फ्लाई कर रहा है। ATC ने फिर से वही जवाब दिया कि आप जिस एयर स्पेस में उड़ान भर रहे हैं वहां आपके अलावा कोई और दूसरा प्लेन मौजूद नहीं है। धीरे धीरे वो रोशनी गायब हो गई। दोनों पायलट्स को लगा कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन उन्हें कहां पता था कि अभी तो ये शुरुआत है। आगे और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों बाद प्लेन के पीछे उन्हें तेज रोशनी दिखाई दिया। ये आकार में पहले वाले से बहुत बड़ा और बहुत अलग दिखाई दे रही थी। कैप्टन ने ये अंदाजा लगाया
कि हो ना हो ये मदर शिप होगा। इसी मेन शिप से वो दोनों छोटे छोटे प्लेन्स डिटैच होकर बाहर निकला होगा। ये सब देखते हुए कैप्टन ने एक बार फिर से एटीसी को कॉल लगाया और कहा कि एक तेज रोशनी हमारा पीछा कर रही है, पर एटीसी के रडार में अब भी कोई दूसरा प्लेन वहां पर नजर नहीं आ रहा था। एटीसी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अब धीरे धीरे फ्लाइट 1628 ने अपने निर्धारित रास्ते में थोड़ा सा बदलाव लाया। प्लेन धीरे धीरे राइट की ओर मुड़ने लगा, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने फिर से ये नोटिस किया कि वो रोशनी भी अपना रास्ता बदल रही है। कैप्टन अब समझ चुका था कि ये विशालकाय रोशनी भी हमारा ही पीछा कर रही है। उधर एटीसी अपने रडार में बार बार ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर फ्लाइट 1628 के पीछे कौन है, पर अफसोस उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब एटीसी ने दो दूसरे प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन और एक मिलिट्री प्लेन C-180 से कांटेक्ट किया। ये दोनों ही प्लेन जापान एयरलाइन फ्लाइट 1628 की ओर फ्लाई कर रहे थे। एटीसी ने इन दोनों प्लेन के पायलट को ये कहा कि आगे आपको जापान एयरलाइन फ्लाइट 1628 दिखाई देगा। आपको ये देखना है कि क्या उसके आसपास कोई रोशनी चमक रही है क्या, या फिर उस एरिया में कोई दूसरा प्लेन तो फ्लाई नहीं कर रहा। अब ये दोनों प्लेन फ्लाइट 1628 की ओर निकल पड़े। आने वाले कुछ ही मिनटों में ये दोनों प्लेन उस एयर स्पेस में पहुंच गए। उन दोनों प्लेन्स को भी एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दिया, लेकिन वो रोशनी किसी यूएफओ का नहीं था, बल्कि वो तो फ्लाइट 1628 की ही रोशनी थी। अब उन्होंने आसपास नजर दौड़ाया। वहां फ्लाइट 1628 के अलावा कोई दूसरा प्लेन मौजूद नहीं था और ना ही किसी तरह की रोशनी। अब तक ना तो किसी दूसरे प्लेन को वो रोशनी दिखाई दे रही थी और ना ही एटीसी का रडार उस रोशनी को डिटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन ये पहली बार था जब मिलिट्री वालों ने इस अनजान रोशनी को अपने रडार में कैप्चर कर लिया। अब वो यूएफओ मिलिट्री रडार में साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो रडार से गायब भी हो गया। अब वो बार बार कोशिश करने लगे कि किसी तरह से दोबारा से उस रोशनी को हम खोज पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वो रोशनी फ्लाइट 1628 का पीछा छोड़ चुकी थी, क्योंकि ठीक इसी समय फ्लाइट 1628 के कैप्टन ने कहा कि अभी वो रोशनी हमारा पीछा छोड़ चुका है। अब कुछ ही मिनटों में ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गया। सही सलामत इसने लैंडिंग भी कर लिया। प्लेन के लैंडिंग के बाद सबसे पहले दोनों पायलट्स का स्टेटमेंट लिया गया कि आखिर उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने तो सारी बात बता दिया, लेकिन सामने वाले को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद पायलट पीकर प्लेन उड़ा रहे होंगे या किसी तरह का नशीले पदार्थ का सेवन किया होगा इन्होंने। इसलिए दोनों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। मेडिकल टेस्ट से ये पता चला कि इन्होंने किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया था। इट मीन्स उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सही देखा, और देखने में गलती एक इंसान से हो सकती है, दोनों इंसान से नहीं। उस रोशनी को दोनों पायलट ने देखा था। अब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया। सभी के सभी हैरान थे कि वो लाइट्स आखिर क्या थी। अभी तक तो सभी ये मान रहे थे कि इन्होंने जो कुछ भी देखा होगा वो किसी तरह का लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से उन्होंने देखा होगा। कभी कभी कॉकपिट में भी इतनी लाइट होती है कि उसका रिफ्लेक्शन आगे के विंड स्क्रीन में भी पड़ सकता है, जिससे ऐसा लगेगा कि तेज रोशनी चमकी है, लेकिन असल में ऐसी कोई रोशनी नहीं चमकी। इस पर दोनों पायलट ने अपना तर्क दिया कि हमें पता है कि कॉकपिट की लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए जब हमें ये रोशनी दिखाई दिया तो हमने कॉकपिट के लाइट को ही ऑफ कर दिया। इसके बावजूद भी वो रोशनी न सिर्फ दिखाई दे रही थी, बल्कि वो हमारा पीछा भी कर रही थी। खैर, इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। उधर पूरी दुनिया इस यूएफओ की घटना से अनजान थे। हादसे के कुछ दिन बाद कैप्टन ने प्रेस पर इंटरव्यू देकर सब कुछ बता दिया कि कैसे हमारा पीछा एक यूएफओ ने किया। कैप्टन के इस हरकत से जापान एयरलाइन कंपनी काफी नाराज हो गई और तुरंत कैप्टन को प्लेन उड़ाने से बैन कर दिया। मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही डिसीजन था। क्यों? इसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे। बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज्यादा कुछ तो था नहीं। प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने उस रोशनी की कोई साउंड रिकॉर्ड किया नहीं। वहीं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी बिल्कुल नॉर्मल था। इस केस में कोई आधार ही नहीं था
जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। सारे इन्वेस्टिगेशन की टीम यही मान रही थी कि हो ना हो किसी तरह का रिफ्लेक्शन ही होगा। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया जब मिलिट्री वालों ने इन्वेस्टिगेशन की टीम से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत हमारे पास है। हमने उस यूएफओ को अपने रडार में कैप्चर किया, इसलिए आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि फ्लाइट 1628 का वाकई में कोई पीछा कर रहा था। दोनों पायलट झूठ नहीं बोल रहा। मिलिट्री के बयान के बाद ये न्यूज एक सनसनीखेज बन गया। हर न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा होने लगी। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स इस सनसनीखेज की जांच करने लगे। जैसे कि फिलिप जे कार्ल्स, जो कि एक अमेरिकन यूएफओ इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने कहा कि उस दिन जुपिटर और मार्स धरती के बेहद नजदीक से गुजरा, इतना नजदीक कि उसकी रोशनी धरती से भी दिखाई दे सकती थी। इसलिए हो सकता है कि दोनों पायलट ने इन्हीं दोनों प्लैनेट्स के रोशनी को देखा होगा। वहीं रॉबर्ट नाम के एक यूएफओ इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह की अनयूजुअल घटना नहीं हुई होगी। पायलट इस खबर को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। इसी तरह से कई सारे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने अपना अपना ओपिनियन पेश किया। खैर ये सब तो है दूसरों का ओपिनियन। अब इस पूरे घटना में मेरा क्या विचार है उसे भी समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो मेरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और ओपिनियन होगा। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब ये धरती से 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बिल्कुल ही साफ मौसम में उड़ान भर रहा था। यहीं पर पहली बार पायलट को रोशनी दिखाई दिया। ये रोशनी आखिर क्या थी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा लाइट की समझ होनी चाहिए। मान लो कि एक अंधेरा कमरा है जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से वहां पर एक बल्ब जल जाता है और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे 40,000 फीट ऊपर आसमान में करें? क्या अंधेरे आसमान में हमें रोशनी दिखाई देने लगेगी? वेल नहीं, अंधेरे कमरे में हमें रोशनी बस इसीलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि लाइट जलने के बाद वो रोशनी घरों के दीवार से टकराई, उन सभी वस्तुओं से टकराई जो उस कमरे में मौजूद था। यही वजह है कि पूरा कमरा रोशन हो गया। लेकिन आसमान में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए अगर हम वहां पर लाइट भी जला दें तब भी आसमान हमें काला ही दिखाई देगा। और जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को उस रोशनी में रख दे अचानक से वो चमकने लगेगा। साफ साफ कहें तो अंधेरी रात में अगर आसमान में कहीं से रोशनी भी आती है तो हमें अंधेरा ही दिखाई देगा जब तक कि वो रोशनी किसी चीज से टकराती नहीं। कुछ ऐसा ही हो रहा था फ्लाइट 1628 के साथ। शहरों की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आसमान की ओर जा रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए आसमान में अधिक बादल भी मौजूद नहीं था जो इस रिफ्लेक्ट हो रही लाइट को रोक सके। बस कहीं कहीं दूर बादल दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है ये बादल कुछ इस तरह से अलाइन होगा कि धरती से आ रही रोशनी बादल से टकराकर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि वो फ्लाइट 1628 की ओर बेंड हो गई। नतीजा दोनों पायलट को एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दिया। ये बादल आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो लाइट को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोखता है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करके दूसरी ओर मोड़ देता है। नाउ यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि यार भाई आप ऐसे तुक्का लगाकर नहीं बोल सकते। जी हाँ, सही बात है। इसलिए मैंने जो ये अनुमान लगाया है इस पर एक प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा। उस रात आसमान में शुरुआत में फ्लाइट 1628 अकेला उड़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दो प्लेन उसी रास्ते में आ गया। इन दोनों ने कोई भी ऐसी लाइट नहीं देखा। अगर वो यूएफओ की लाइट थी तो वो सभी को दिख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये आप हो और कोई मिरर की मदद से आपकी आंखों में रोशनी चमका रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो आईना चमकता हुआ सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, क्योंकि उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही लाइट सिर्फ आपके आंखों में जा रही है, वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा। इसलिए सिर्फ फ्लाइट 1628 के पायलट को ही वो रोशनी दिखाई दे रही होगी, जबकि बाकी के दोनों प्लेन को वो दिखाई नहीं दिया। नाउ यहाँ पर चमकने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि चलो भाई ठीक है, मान लिया कि वो बादल से ही चमका,
लेकिन वो प्लेन के साथ साथ फ्लाई कैसे कर रहा था? उस लाइट को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। दोस्तों, इसका जवाब है इल्यूजन। बेशक बादल भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन अगर ये ना भी फ्लाई करे तब भी अक्सर हमें ऐसा दिखाई देता है कि स्थिर होने के बावजूद भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आप किसी कार में सफर कर रहे हैं। ऐसे में आप किसी दूर पहाड़, पर्वत या बिल्डिंग को देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो दूर जो पहाड़ मौजूद है वो भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। फ्लाइट 1628 के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। पायलट्स को वो लाइट मूव होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहाँ पर मिलिट्री वालों ने आकर पूरे कहानी के वजन को बढ़ा दिया। उन्होंने सीधा ये दावा कर दिया कि हमने यूएफओ को अपने रडार में डिटेक्ट किया। रडार पर फ्लाइट 168 के पीछे कोई दूसरा प्लेन भी फ्लाई कर रहा था। अगर ये सब इल्यूजन है तो हमने जो रडार में देखा वो क्या था? तो इसे भी हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ही समझते हैं। तो देखो भाई, फ्लाइट 1628 को ट्रैक करने वाला सिर्फ मिलिट्री वाले ही नहीं थे। यहाँ पर दो एजेंसी लगातार इस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे। पहला एटीसी कंट्रोलर और दूसरा मिलिट्री वाले। यहाँ पर एटीसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मिलिट्री वालों को यूएफओ दिखाई दिया। नाउ यहाँ पर ये डिफरेंस कैसे हो सकता है? 100% इन दोनों रडार में से किसी एक का तो गलत रीडिंग शो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सही और गलत कौन है? अगर हम किसी तरह से सही और गलत के रीडिंग को जांच कर ले तब हमें सच्चाई का पता चल सकता है। लेकिन अफसोस उन दोनों का डेटा तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग तरीके से इसका टेस्ट किया कि कौन सा रडार सिस्टम कितने एक्यूरेसी से काम करता है। बात करें मिलिट्री वालों की तो उनके पास प्राइमरी सर्वेलेंस रडार मौजूद था, वहीं एटीसी के पास सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार मौजूद था। यानी कि दोनों के पास जो रडार सिस्टम था वो अलग अलग था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इन दोनों रडार सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक गांव है जहां पर हल्ला मचा हुआ है कि कोई भूत एक पेड़ के सामने बैठा हुआ है। अब इस गांव में दो टीम, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बोलता है कि हम पता लगाएंगे कि उस पेड़ के सामने कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी टीम जाता है, वो पेड़ के पास जाता है और देखता है कि कुछ तो है जो वहां पर बैठा हुआ है। अब प्राइमरी टीम तुरंत वहां से भाग जाता है और वापस आके बताता है कि हाँ, पेड़ के सामने कुछ तो है। अब बारी आती है सेकेंडरी टीम की। ये टीम भी उस पेड़ के पास पहुंचती है, लेकिन ये प्राइमरी टीम की तरह देखकर तुरंत भाग नहीं जाता, बल्कि ये टीम उसके पास जाता है और उससे बातें करता है। बात करते करते उससे जान पहचान की जाती है। पूरा नाम, पता, बायोडाटा लेकर वो वापस अपने गांव पहुंचता है और सब कुछ आकर बता देता है कि वाकई में वो कोई भूत है या कुछ और। अब यहाँ पर आप ही बताओ कि भरोसा किस पर करें, प्राइमरी सर्वेलेंस रडार या फिर सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार? मेरा मतलब कि प्राइमरी टीम या सेकेंडरी टीम। दोस्तों, प्राइमरी सर्वेलेंस रडार और सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार भी कुछ ऐसे ही काम करती है। प्राइमरी रडार सिग्नल भेजता है प्लेन के पास और प्लेन से टकराकर वापस आ जाता है। तब इस रडार को पता चलता है कि कुछ तो वहां पर है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि वो क्या है। कई बार तो ये गलत रीडिंग भी दे देता है। इसलिए तो आज के दौर में प्राइमरी सर्वेलेंस रडार का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर किया जाता है। वहीं सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार प्राइमरी से बहुत ज्यादा एडवांस है। इसका सिग्नल प्लेन के पास जाता है, प्लेन के कंप्यूटर के डेटा को भी रीड करता है और पूरा बायोडाटा निकालकर वापस एटीसी को बता देता है कि आसमान में जो प्लेन उड़ रहा है वो कौन सा प्लेन है, कितना बड़ा है, कितने स्पीड में उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो भी बहुत एक्यूरेसी से बताता है। प्राइमरी सर्वेलेंस रडार के जैसे तुक्का मारकर नहीं बताता। यही सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार जो काफी एडवांस है वो एटीसी यूज कर रहे थे, जबकि मिलिट्री वाले जो ये दावा कर रहे थे कि हमने रडार पर एक यूएफओ को डिटेक्ट किया, दरअसल वो प्राइमरी सर्वेलेंस रडार इस्तेमाल कर रहे थे जो बहुत ही कम एक्यूरेसी से काम करता है। अक्सर प्राइमरी रडार के सिग्नल एटमॉस्फेयर में मौजूद धूल कण और डेंस बादलों से भी रिफ्लेक्ट होकर गलत रीडिंग भेज देता है। नतीजा रडार पर कुछ देर के लिए गलत रीडिंग दिखाने लगता है।
अगर वाकई में वहां पर कोई जहाज होता तो वो सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं दिखाई देता। इसलिए दोनों रडार की काबिलियत को जांचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि एटीसी का रडार सही रीडिंग दे रहा था, जबकि मिलिट्री वालों का कमजोर रडार कुछ समय के लिए गलत रीडिंग दिया और इस गलत रीडिंग को उन्होंने यूएफओ मान लिया। तो उम्मीद है ये रडार का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। घटना के बाद कुछ और पायलट ने भी ये बयान दिया कि हमें भी उस एरिया में ऐसी लाइट दिखाई देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यूएफओ है। कैप्टन तरुची ने बाद में ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मैंने विलेज के लाइट से आ रहे रिफ्लेक्शन को यूएफओ समझ लिया। दोस्तों, ये साल था 1986, जब मैंने पैदा भी नहीं लिया था। तब एक प्लेन उड़ता है, एक लाइट दिखती है, इसके बाद ये प्लेन लैंड कर जाता है। बस इतनी सी तो कहानी है, फिर भी इतना लंबा वीडियो बन चुका है और ये कहानी जिसमें 1% भी दम नहीं है, आज भी ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि इस कहानी में यूएफओ का नाम जुड़ा है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर कैप्टन ये बात प्रेस वालों को नहीं बताता तो इतनी अफवाह नहीं फैलती। आने वाले 10 सालों में इसे भुला दिया जाता, लेकिन ऐसी अफवाहें फैलने में देर नहीं लगती। आज भी सैकड़ों आर्टिकल्स और वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं इन अफवाहों को हमारे आने वाले जनरेशन को ट्रांसफर कर रही है। लेकिन हमारा काम बिल्कुल भी इससे अलग है। हम सच्चाई दिखाने पर भरोसा रखते हैं, लोगों को फैक्ट्स बताने में भरोसा रखते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो एनिमेशन में जिस लाइट का इस्तेमाल किया है वो एक स्टॉक फुटेज है। पायलट को जो लाइट दिखाई दे रही थी वो कितनी चमक रही थी वो ना मुझे पता है और ना ही आपको, और दिखाने के लिए तो मैंने ये लाइट दिखा दिया, जो कि ये भी फेक है। मेरी वीडियोस देखकर अगर कोई दूसरा बंदा भी वीडियो बनाता है तो हो सकता है वो इस लाइट को और भी तेज कर दे, या इस लाइट के जगह रियल में कोई एलियन शिप चिपका दे। इस तरह से समय दर समय कहानियां बदलती जाती है और इन कहानियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी तो नहीं होता जिसे हम देखकर वेरीफाई कर पाएं कि असल में क्या हुआ था। खैर, मैंने जो कुछ भी कहानी में बताया वो आजकल के आर्टिकल्स को देखकर नहीं बनाया, बल्कि उन न्यूज़पेपर को मैंने खोज कर निकाला जो साल 1986 में छपा था। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस यूएफओ के बारे में? नीचे कमेंट खाली है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जाओ कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।